आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जहाँ होगा लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त, जबरदस्त सब होगा, ठीक है। और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करोगा। तो जो आज का टॉपिक है, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज न्यूमेरिकल, जो चैप्टर 2 है उसी का एक्सरसाइज एग्जाम्पल न्यूमेरिकल हम लोग कर ही लेते हैं। अब एक्सरसाइज न्यूमेरिकल को करना है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। तो उसी कहानी को शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन दे रखा वो देखा जाए। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब मोशन हो रहा है, उस मोशन में हम लोग को ये बताना है कि किस टाइप के मोशन, मतलब 4 ऑप्शन दे रखा है अपने पास, किस टाइप के मोशन में हम लोग जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। अब देखो, जब कभी भी हम लोग बात कर लेंगे मोशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग मोशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मोशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में, तो जब कभी भी कोई भी चीज़ अगर मोशन कर रहा है, जैसे मान लो अगर हम किसी चीज़ को मोशन करा दे रहे हैं, यहाँ से एग्जांपल पहला ही वाला ले लें, अ रेल कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन 2 स्टेशन। मान लो ये स्टेशन 1 है, ये स्टेशन 2 है, और बिना रुके, बिना रोक टोक के एक रेलवे कैरेज, मतलब रेलवे कोच जो है या ट्रेन, ऐसा मान लो ट्रेन का जो एक कोच है वो मूव कर रहा है बिना रोक टोक के, ये स्टेशन 1 से स्टेशन 2 के बीच में। तो अगर जो रेलवे गैरेज मूव कर रहा है, तो अगर हमको बताना है कि भाई देखो मोशन पॉइंट ऑब्जेक्ट, यही याद रखना, मोशन हो गया, मोशन क्या क्या बता दिया, S1 से लेकर S2, मतलब स्टेशन 1 से स्टेशन 2 तक। तो क्या इस केस में अगर ये डिस्टेंस को हम लोग देखेंगे, ये जो डिस्टेंस है अपने पास, मतलब स्टेशन 1 से लेकर स्टेशन 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो, और ये जो कैरेज है, जो कोच है, उसका लंबाई, इसका लेंथ, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इस कंपैरिजन में जो L है वो बहुत छोटा नहीं होगा क्या D से? होगा। कॉमन सेंस की बात है। जब कभी भी, ज़रूरी नहीं है कि हम यहीं से बात करें, कभी भी कहीं भी कोई भी मोशन आए और अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करना हो, मान लो कहीं ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे लेट करना पड़ जाए पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करने से बहुत काम आसान हो जाता है अपना, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, मोशन का देखते हैं कि भाई कितना मोशन करो, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करा एज़ कम्पेयर टू उस बॉडी का लेंथ। तो यहाँ पे बॉडी का जो लेंथ है, मतलब कोच का जो लंबाई है वो, और ये जो D है अपने पास मोशन स्टेशन के बीच का दूरी है। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो L का वैल्यू वो बहुत छोटा होगा D से। तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन अपने को मिलेगा तो इस केस में हम क्या मान सकते हैं कि जो भी मोशन कर रहा, तो यहाँ पे क्या मोशन कर रहा है, ये कोच मोशन कर रहा है किसके बीच में, 2 स्टेशन के बीच में। तो क्या यहाँ पे इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं? तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर हो सकता है। क्या बात समझ आया? पहुँचो वहाँ तक? हम इसके लिए क्यों नहीं बता रहे, हम सारे ओवरऑल क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसिडर करते हैं, जब जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो वो और उसका खुद का लंबाई, इन दोनों के कंपैरिजन में जो लंबाई है, जो लेंथ है उस ऑब्जेक्ट का, अगर बहुत छोटा हो तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी समझ आया होगा जो बोले हम। बाकी उसी कहानी को रिलेट करेंगे इस क्वेश्चन से, तो यस हो जाएगा, मतलब पहला जो आंसर होगा अपने पास यस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर बात कर लें तो मेरे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो अलग है। तुम लोगों का जो नया बुक आया है सिलेबस के हिसाब से, उस बुक में क्वेश्चन अलग है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो लिखा है, मंकी सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, हम क्वेश्चन लगा देंगे, एक बार सोचना विचारना करने की कोशिश करना। बाकी B, C, D तीनों केस में नो हो जाएगा आंसर। क्यों नो हो जाएगा? तो उस केस में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये रिलेशन अपने को सही से नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ये मिले, L<D मिले, लेकिन अपने को क्या देखना, बहुत छोटा होना चाहिए, जो लेंथ है D से बहुत छोटा होना चाहिए, तब हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। ऐसे आंख बंद करके किसी को भी नहीं मान लेंगे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में, पहले वाले में केवल जो फर्स्ट है, मतलब वो रेलवे कैरेज वाला, वही यस होगा, मतलब उसी केस को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा, बाकी किसी को नहीं माना जाएगा न्यू बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। पुराने बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा आंसर में, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है, तो हम अभी नए के हिसाब से बताएं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हम केवल पहला बता दिए, बाकी तीनों एक बार तुम लोग सोचना विचारना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि देखो वीडियो केवल देखेगा तो बस देखेगा और छापेगा, सीखना है तो खुद से करना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसमें। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा? सेकेंड क्वेश्चन, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 2 चिल्ड्रन A and B रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल O टू देयर होम्स P and Q रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो एक ग्राफ बना हुआ है, हाँ तो ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ कुछ इसको ले लेते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास, वो ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो ग्राफ एक हम बना दिए हैं, थोड़ा काम चलाओ, ग्राफ बनी गया है, अब इसके अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि 2 लोग हैं यहाँ पे, A और B, 2 बच्चे हैं जो अपने रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल O टू देयर होम, मतलब O जो है स्कूल है और अपने घर को जा रहे हैं। घर उनका कहाँ है? P और Q के जगह पे घर, ठीक है। अब बोल रहा है कि बाकी
4-5 सवाल है इसमें। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है ए, मतलब अपने को बताना है ए या बी होगा। मतलब ये जो ऐसे करके लिखा ना A/B, तो मतलब बताना वहाँ पे ए होगा कि बी होगा, मतलब एक करेक्ट बताना है, दोनों में से सही कौन है। ठीक है, तो पहला जो लिखा है A/B, लीव क्लोजर टू देयर स्कूल देन, अच्छा मतलब इन दोनों में से एक चुनना है, और लास्ट में लिखा है BA, इन दोनों में से एक चुनना है। तो जैसे देखो लीव क्लोजर टू द स्कूल देन, मतलब अगर हम लोग बात करें स्कूल के पास कौन रहता है, तो अगर हम लोग बात करें जैसे देखो ये A है और ये B है, अपने घर को जा रहा है, ये उसका घर है, तो मतलब B का जो घर है वो Q है और एक P का जो घर है वो A है। तो अब देखो तो दोनों स्कूल के पास, दोनों में से किसका घर है, अगर ये स्कूल है और ये घर है, तो वो स्कूल से P और Q को कंपेयर करेंगे। कहने का मतलब OP का डिस्टेंस और OQ का डिस्टेंस, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या देखने को मिलेगा, तो जो OP डिस्टेंस होगा वो लेस देन OQ होगा ना। तो इसका मतलब जो A है वो ज़्यादा पास रहता है स्कूल के किससे, B से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A लीव क्लोजर टू द स्कूल देन B। बात समझ आए, A जो है पास रहता है किससे, स्कूल के किससे, B के कंपैरिजन में। थोड़ा सा ये है कि इसमें से चॉइस करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड को देख लिया जाए, उम्मीद करते हैं वहाँ तक पहुँचा होगा तुम लोगों तक। इसी तरीके से सेकंड को देख लें, मतलब इसमें का 2 का B नंबर। तो सेकंड का B क्या कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम, मतलब ए बी यहाँ पे भी है AB। अब उसके बाद कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर, मतलब जल्दी कौन स्टार्ट कर रहा है, स्कूल से जल्दी कौन निकल रहा है। तो जैसे ये देखो टाइम का एक्सिस है, ठीक है, यहाँ 0 है, आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3, मतलब कुछ ना कुछ बढ़ेगा ना। तो स्कूल से जल्दी कौन निकल रहा है, तो जल्दी कौन निकल रहा है, A निकल रहा। तो A आंसर हो गया यहाँ पे, मतलब A स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन, किससे जल्दी निकल रहा है, तो B से। ठीक है, यहाँ A यहाँ B होगा। उम्मीद करते हैं ये भी पहुँचेगा। इसमें कुछ नहीं, ये इंग्लिश का सवाल है, थोड़ा सा ग्राफ देख लेंगे तो ग्राफ से अपना काम हो जाएगा। बाकी वैसे ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं C नंबर पे। इसमें सी नंबर क्या कह रहा है कि AB वॉक फर्स्ट, मतलब फिर से वही बताना कौन ज़्यादा फास्ट चल रहा है। देखो फास्ट के लिए अगर हम लोग बात कर लेंगे तो स्लोप देखा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग बात कर लें, ये एक लाइन है अपने पास, ये एक लाइन है अपने पास, मतलब दोनों स्लैंट लाइन है। तो स्लोप कैसे पता चलता है, तो उस वजह तो उसका फॉर्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ पे ये बता रहे हैं, ऐसा सोचो कि किसके टॉप पे हम बैठेंगे तो जल्दी लुढ़क के सरक के ढिमलैया खा के, ठीक है, नीचे आ जाएंगे जल्दी, किस में होगा, तो इसके टॉप पे बैठ के जल्दी नीचे आ जाएंगे कि इसके टॉप पे बैठ के। साफ बात है B वाले टॉप पे, क्योंकि वो ज़्यादा खड़ा है, ज़्यादा स्ट्रेट लाइन है, मतलब ज़्यादा 90 डिग्री की एंगल जो बन रहा है। अगर ग्राउंड से एंगल देखेंगे तो ज़्यादा एंगल किसका बन रहा है, इसका। तो दो तरीके से देख सकते हैं, या तो एंगल की नज़र से देख लो, या तो ऐसे देख लो कि जिसके टॉप पे हम बैठेंगे तो कितना जल्दी नीचे आ जाएंगे। तो जितना जल्दी हमको जो नीचे भेज देगा उसी का स्पीड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वही बात है C नंबर में, कौन फास्ट चल रहा है, फास्ट मतलब स्पीड उसका ज़्यादा होगा। तो भैया A और B दोनों का ग्राफ अगर देखेंगे हम लोग, तो देखो किसका ज़्यादा एंगल बना रहा है, या फिर किसके टॉप पे हम बैठेंगे तो जल्दी नीचे आ जाएंगे, तो जल्दी नीचे आ जाएंगे B के ग्राफ से। तो पूछ रहा है कि कौन फास्ट चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा B वॉक, अच्छा तो B वॉक्स फास्टर देन किससे, A। तो यहाँ पहले B होगा फिर A होगा। उम्मीद करते हैं A भी वहाँ तक पहुँचा होगा। अब इसी से रिलेटेड मतलब सेकंड का ही कौन सा क्वेश्चन देख लें हम लोग, D नंबर, बस टिक करना है। A एंड B रीच होम एट द सेम टाइम कि डिफरेंट टाइम। देखो अब टाइम देखेंगे तो ये है A का टाइम और ये है B का टाइम, दोनों टाइम सेम है क्या, कॉमन सेंस, दोनों टाइम सेम है ही नहीं। तो जब सेम नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, डिफरेंट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन है सेम या डिफरेंट, तो क्या सही हो जाएगा अपने पास, डिफरेंट। ऐसे E क्या हो जाएगा, A B ओवरटेक डैश, मतलब B A ऑन द रोड डैश। अरे इसमें 3 है, मतलब कौन किसको ओवरटेक कर रहा है। तो देखो ये जा रहा था A, ये जा रहा था B, तो B जो है लेट निकला और फास्ट चला है। ठीक है, और देखो जल्दी पहुंच भी गया है, टाइम भी देखेंगे तो जल्दी ये पहुंचा है ना, लेट में ये पहुंचा। तो एक तो लेट से निकला है B, ठीक है, और जल्दी पहुंच भी गया है, तो ओवरटेक कौन कर रहा है, B ही ओवरटेक कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब पहला जो A B है उसमें क्या होगा B, फिर ओवरटेक्स किसको ओवरटेक कर रहा है, A B में, तो A को ओवरटेक कर रहा है। कितनी बार, मतलब ये कितनी बार कट हो रहा है यहाँ पे, यहीं पे ओवरटेक किया है, तो कितनी बार किया है, वंस। तो ये भी हो गया, तो मतलब इसमें होगा पहले B फिर A फिर वंस। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि वुमन स्टार्ट फ्रॉम हर होम। कोशिश करेंगे क्वेश्चन दिखा देने का। बाकी तुम लोगों के पास बुक होगा या एनसीईआरटी वाला नहीं है तो फिर तब क्या कर रहा है यार, पढ़ाई लिखाई। चलो ठीक है। वुमन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM, मतलब एक महिला जो है वो अपने घर से निकल रही है 9 बजे और कितने स्पीड से चल रही है, वॉक विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। इतने स्पीड से चल रही है, कितने बजे निकली है, सुबह 9 बजे अपने घर से निकली है। आगे कह रहा है कि ऑन स्ट्रेट रूट अप टू हर ऑफिस, जो मतलब देखो घर से कहाँ जा रही है, ऑफिस जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो कितना दिया है, 2.5 किलोमीटर। तो घर से जब ऑफिस की तरफ जा रही है कितने स्पीड से जा रही है, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। कितने बजे जा रही है, 9 बजे जा रही है। ये सब अभी तक का जानकारी। आगे कह रहा है कि वो 5 बजे तक ऑफिस में रह रही है, मतलब शाम के 5 बजे तक ऑफिस में रह रही है, 9 से 5 ऑफिस में रह रही है। और उसके बाद घर आ रही है ऑटो पकड़ के, जो कितने स्पीड से चल रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो अपने को निकालना है क्या, चूज सुटेबल स्केल एंड प्लॉट एक्सटी ग्राफ ऑफ हर मोशन, मतलब अपने को ग्राफ बनाना है। ये सारे सिचुएशन के लिए अपने को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास एक ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे। तो एक तरफ हम लोग बता देंगे पोजीशन मतलब एक्स, और एक तरफ हम लोग बता देंगे टाइम, ठीक है। तो पोजीशन और टाइम एक तरफ बताना है अपने को। पोजीशन क्या है, तो सबसे पहले वो घर से निकल रही है कितने बजे। तो मान लो इधर अगर हम टाइम ले रहे हैं और ये जो ओरिजिन है इसी को मान लेते हैं 9 बजे, ठीक है। ये ओरिजिन होगा ऐसे करके, ठीक है। यहीं से हम प्लॉट करना शुरू कर रहे हैं। तो 8 बजे से अगर बनाना शुरू करें या 9 बजे से बनाना शुरू करें, तो 9 बजे से हम लोग जैसे यहाँ ओरिजिन होगा और यहाँ कहीं मान लो ले लेते हैं 9 o'clock। फिर जो भी टाइम होगा अपने 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 मतलब शाम के 5 बजे तक वो अपने ऑफिस में रह रही। तो यहाँ तक का टाइम हो गया। अब पोजीशन क्या है, तो 2.5 किलोमीटर, तो आधा किलोमीटर के गैप पे ले लेते हैं। आधा, 1, 2, 2.5, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, ये अपने पास 2.5 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है और ये टाइम है अपने पास, ये पोजीशन है अपने पास। अब क्या कर लें हम लोग, तो थोड़ा सा तो हम लोग क्या कर ले, सबसे पहले क्या निकाल ले, स्पीड। टाइम तो है ही अपने पास, पोजीशन और टाइम है अपने पास। 9 बजे निकल रही है, कितने स्पीड से चल रही है, 5 किलोमीटर। तो कितना समय लगेगा उसको जाने में, तो टाइम निकाल लें हम लोग। तो टाइम का फॉर्मूला जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 2.5 किलोमीटर। कितने स्पीड से चल रही है, 5, तो यह आ जाएगा आधा, मतलब कुल मिला के 30 मिनट। मतलब 9 बजे निकली है, पहुँच कितने बजे आएगी, 9:30 बजे वो पहुँच जाएगी। अब 9:30 बजे पहुँच रही है, तो जो 9:30 बजे वाला किस्सा दिखाएंगे हम, वो यहाँ कहीं बीच में होगा 9:30। तो मतलब वो जा रही होगी, कितने दूर गई है, इतने मतलब आधे घंटे में कितना डिस्टेंस है, 2.5 किलोमीटर। मतलब वो घर से ऑफिस पहुँच गए कितने देर में, 30 मिनट में। तो 2.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस हो कितने देर में कवर की हो, 2.5 किलोमीटर। मतलब कुछ ऐसे करके ग्राफ जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा मेरा, ये कुछ ऐसा बनेगा। और ये जो है अपने पास ये 9:30 वाला टाइम है। अब इसके बाद क्या है, वो ऑफिस में रही कितने बजे तक, 5 बजे तक ऑफिस में रही है। तो 5 बजे तक ऑफिस में रही, मतलब इसका ऑफिस में रख, तो कहीं नहीं जा रही है, ये यहीं पे पड़ी हुई है। तो 5 बजे तक ये ऑफिस में है अपने पास, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये 5 बजता है, जैसे हम लोग इसके एकदम सीधे स्ट्रेट में आएंगे, तो ये मान लो यहाँ 5 बज रहा है। अब इसके बाद तो घर के लिए रवाना होती है, मतलब 5 बजे घर से के लिए निकलती है। और कितने स्पीड पे निकलती है, 2.5 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से निकलती है, 2.5 किलोमीटर कवर करना। तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे तो 10 मिनट का समय आएगा, ठीक है। क्योंकि 25 2.5 का तो मेरे को 10 मिनट दिखाई दे रहा। तो मतलब 5 बजे निकल तो रही है, लेकिन कितने बजे पहुँच जाएगी, 5:10 में। तो जब यहाँ से वो आएगी तो कुछ ग्राफ उसका ऐसे बनेगा, 5:10 वाला, ठीक है। ये हो जाएगा 5:10 वाला, और ये था अपने पास 9:30 वाला। तो ये अपने पास कुछ ग्राफ मिलेगा इस सिचुएशन के लिए। थोड़ा सा गंदा बना है, तुम लोगों के जैसा बना है, थोड़ा सा ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है, लेकिन समझने के लिए तो काफ़ी है इतना, ठीक है। तो एक बार अच्छे से तुम लोग स्केल वगैरह लेके इसको ट्राई करना, समझ आएगा, बन जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि डंगार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। तो 2 घूंट मुझे भी पिला दे, शराबी वाला टाइप है, फिर देख होता है क्या। तो होगा वही कि 5 स्टेप फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड। तो कुल मिला के कितना चल रहा होगा, तो 2 स्टेप ही चलेगा फॉरवर्ड कुल मिला के। मतलब आगे की तरफ 5 कदम जा रहा है, पीछे की तरफ 3 कदम आ जा रहा है। तो कुल मिला के कितना कदम चल रहा होगा, 2 कदम ही चल रहा होगा आगे की तरफ। और इस सारे कहानी में जो टाइम लग रहा है, फॉलोड अगेन 5, मतलब ऐसे ही करे चल रहा है, बार बार वो 5 कदम आगे जा रहा, फिर 3 कदम पीछे आ रहा, बार बार ऐसे ही चल रहा वो। और कह रहा है कि ईच स्टेप इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर 1 सेकेंड।
मतलब हर एक स्टेप कितना है, 1 मीटर का है, मतलब 2 स्टेप कितने का हो जाएगा, 2 मीटर। तो और कहानी ये है कि 5 स्टेप मतलब अगर वो 5 मीटर चल रहा है तो यहाँ कितना समय लग रहा होगा, 5 सेकंड, क्योंकि हर मीटर के लिए 1 सेकंड लग रहा है। फिर 3 स्टेप बैक आ रहा था, फिर से कितना समय लग रहा होगा, 8 सेकंड। तो कुल मिला के 2 स्टेप वो फॉरवर्ड चल रहा होगा, कितने देर में चल रहा होगा, 8 सेकंड में। ये समझ आया कहानी। 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे है, लेकिन 5 स्टेप जब आगे गया होगा तो 5 सेकंड लगा होगा, 3 स्टेप जब पीछे आएगा तो 3 सेकंड तो लगा, तो टोटल टाइम तो 8 ही सेकंड लग रहा है ना। तो वो 8 सेकंड में कुल मिला के कितना स्टेप चल रहा है, 2 स्टेप। और स्टेप को हम लोग मीटर में लिखेंगे तो कितना लिख देंगे, 2 मीटर चल रहा हो कितने देर में, 8 सेकंड में। अभी तक का कहानी यही था, ठीक। आगे क्या रहेगा, प्लॉट एक्सटी ग्राफ ऑफ हिज मोशन, मतलब यहाँ पे भी अपने को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो एक्सटी ग्राफ बनाना है, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है अपने को। आगे फिर डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ट्रंकर टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। कह रहा है कि मतलब जब वो चल रहा है तो उसके रास्ते में आगे 13 मीटर, मतलब जहाँ से भी स्टार्ट किया होगा रास्ते में आगे 13 मीटर दूर एक गड्ढा है, तो कितने समय बाद वो उस गड्ढे में गिर जाएगा, यही अपने को निकालना है। तो कुल मिला के अगर देखो हम लोग यहाँ पे अगर इसको तोड़ तोड़ के समझना चाहें तो सबसे पहले वो 5 स्टेप आगे जा रहा है, फिर 3 स्टेप पीछे आ रहा है, तो कुल मिला के वो 2 स्टेप चल रहा है, मतलब वो 2 मीटर चल रहा है कितने देर में, 8 सेकंड में। पहले हम लोग फिगर से बनाने की कोशिश करें। फिर से क्या करेगा, फिर से वो 5 स्टेप आगे जाएगा, ठीक, 3 स्टेप पीछे आएगा, तो फिर से वो 2 मीटर कवर करेगा कितने देर में, और 8 सेकंड लगेगा। तो कुल मिला के अभी तक 16 सेकंड। लेकिन जैसे देखो जब वो आगे जा रहा है तो पूरा 5 मीटर कवर कर रहा है, फिर पीछे आ रहा है तो 3 मीटर कवर कर रहा है, तो कुल मिला के 2 मीटर कवर कर 8 सेकंड। फिर से वो आगे गया, मतलब वो 2 मीटर पे था, आगे जब जा रहा है तो यहाँ कौन सा 7 पे पहुँचा हो, लेकिन फिर पीछे आ गया 3 मीटर, तो 2 ही कवर किया, तो कुल मिला के अभी तक 4। फिर से जब आगे जाएगा वो, अभी तक 4 मीटर कवर कर लिया, फिर से जब वो आगे जाएगा 5 मीटर, तो अभी वो कहाँ पहुँचा है, 9 मीटर पे। और ये जो पिट है, मतलब ये जो होल है कितना दूर है, देखो 13 मीटर, ये 9 मीटर पे पहुँचा, फिर से पीछे आ गया 3 स्टेप, फिर से 2 मीटर कवर करेगा, मतलब अभी तक का जो समय है अपने पास 6 मीटर कवर कर लिया कितने देर में, 24 सेकंड में, ठीक है। फिर से वो आगे जाएगा, तो इस बार जब वो आगे जा रहा है तो कुल मिला के 6 पे है, इस बार जब वो आगे जाएगा तो कितने पे पहुँचेगा, 11 पे पहुँचेगा, मतलब 5 स्टेप फॉरवर्ड गया तो 11 मीटर पे। फिर से 3 स्टेप पीछे आ गया तो कहाँ पहुँच जाएगा वो, 8 मीटर पे। समय कितना लग गया, 32 सेकंड। समझ आए। अब देखो यहाँ जब 8 पे पहुँचा है वो, फिर से हो जाएगा 5 स्टेप फॉरवर्ड, इस 8 मीटर से फिर से 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, मतलब 5 मीटर आगे जाएगा, तो पहुँच जाएगा 13 मीटर पे। और इसी 13 मीटर पे तो गड्ढा है, वो जो होल है इसी 13 मीटर पे का है। अब यहाँ वो गिर जाएगा, वापस थोड़ी आ पाएगा, उस गड्ढे में वो गिर गया, तो अब यहाँ से वो वापस नहीं आ पाएगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ 32 सेकंड लगा उसको 8 मीटर कवर करने में। फिर जो अगला वो 5 मीटर ट्रैवल करेगा, मतलब 5 मीटर कितना समय लेगा, 5 सेकंड लेगा, और कितना ट्रैवल किया, 5 मिनट। तो कुल मिला के 13 मीटर पे पहुँच गया, लेकिन कितने समय पहुँचा, 37 सेकंड में। ये तो हम लोग फिगर से समझ लिए, मतलब फिगर को अगर एक एक तोड़ तोड़ के देखा गया तो ऐसे समझ लिया हम। अब इसी चीज़ का हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। सॉल्व करके भी इसको निकाल सकते थे, सॉल्व करके भी निकालेंगे अभी ग्राफ से। तो पहले ग्राफिकल मेथड से कर लिया जाए, ये हम लोग फिगर से मतलब कॉमन सेंस से समझे। अब हम लोग ग्राफ मेथड पहले देख लिया जाए कि ग्राफ में क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 5 स्टेप फॉरवर्ड। 5 स्टेप फॉरवर्ड करने का मतलब क्या है, 5 मीटर आगे। अब 5 मीटर आगे कहीं अपना यहाँ पड़ेगा, ठीक है। और ये 5 मीटर जाने में कितना सेकंड लगाएगा, 5 सेकंड लगाएगा। 5 सेकंड मान लिए यहाँ गए हैं, तो कुछ एक स्ट्रेट लाइन ऐसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, ये 3 स्टेप बैकवर्ड आ रहा है। बैकवर्ड मतलब देखो स्टेप तो बैकवर्ड आ रहा है, लेकिन टाइम तो ज़्यादा लग रहा होगा ना, टाइम तो 3 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा होगा। तो 3 स्टेप बैकवर्ड आ रहा है, मतलब वो आप कहाँ पहुँच रहा है, 2 मीटर पे, लेकिन वो 2 मीटर पे कहाँ पहुँच रहा है, 8वें सेकंड पे पहुँच रहा है। समझ आए। फिर से 5 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है। 5 स्टेप फॉरवर्ड मतलब अभी वो कहाँ पे, 2 मीटर पे। तो 5 स्टेप फॉरवर्ड मतलब वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, 7 मीटर पे। तो अगर हम लोग 7 मीटर देखेंगे तो कहीं 7 मीटर यहाँ होगा, लेकिन उसके लिए जो समय लगेगा 5 सेकंड और लग जाएगा, तो 13 सेकंड। 13 सेकंड मतलब यहाँ कहीं होगा। तो कुल मिला के फिर से ग्राफ कुछ अपना ऐसे जाएगा, ठीक है। 13 सेकंड के लिए ये कुछ ऐसा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद फिर से 3 स्टेप बैकवर्ड आएगा। 3 स्टेप बैकवर्ड कहने का मतलब अभी वो 7 पे है, तो 3 स्टेप बैकवर्ड आएगा तो मतलब 4 पे पहुँचेगा, लेकिन 4 पे पहुँचने के लिए उसको 3 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। जैसे अभी सबसे पहले वो 5 पे था, मतलब 5 मीटर आगे गया, 5 सेकंड लगा। फिर 3 स्टेप बैक आया, 3 सेकंड लगा उसको, तो 8 सेकंड पे पहुँचा।
फिर से 5 स्टेप बैक गया, टाइम तो बढ़ेगा ही ना, मतलब 8 से था तो 13 पे पहुंचेगा। फिर से 3 सेकंड और लगेगा तो 16 पे पहुंचेगा। तो कुल मिला के जब वो 4 मीटर पे पहुंचेगा, मतलब यहाँ से जब वो वापस आएगा 3 स्टेप बैक आएगा, तो जो टाइम रहेगा क्या रहेगा, 16 सेकंड रहेगा। मतलब ये 4 मीटर पे 16 सेकंड। फिर से क्या होगा, 5 मीटर आगे की तरफ जाएगा, फिर से 5 मीटर आगे की तरफ जाएगा। तो अभी 4 पे है, 5 मीटर आगे जाएगा, मतलब कहाँ पहुँचेगा, 9 पे पहुँचेगा। तो 9 यहाँ कहीं होगा, 9 मीटर यहाँ कहीं होगा अपने पास, ठीक है, बीच में। और जो टाइम लगेगा तो 21 सेकंड टाइम लगेगा, क्योंकि 5 सेकंड लगना है। तो मान लीजिए 21 सेकंड यहाँ पे है तो 5 यहाँ हो गया। उम्मीद कर ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग को निकालना है कि 13 मीटर की दूरी पे एक पिट है, कितने समय पे गिरेगा। तो ग्राफिकल मेथड से निकाल रहे हैं अब हम लोग। तो ये कहाँ पहुँचा अभी, वो पहुँचा है 9 मीटर पे। और 9 मीटर में टाइम कितना लगे, 21 सेकंड। फिर से क्या होगा, 3 स्टेप बैक आएगा। 3 स्टेप बैक कहने का मतलब कहाँ पे पहुँचेगा, 6 मीटर पे पहुँचेगा। तो 6 मीटर कुछ यहाँ कहीं है, जो टाइम लगेगा इसके लिए 24 सेकंड लगेगा। तो 24 सेकंड यहाँ लगेगा, मतलब 3 सेकंड और लगेगा ना 21 से, तो 24 सेकंड यहाँ आ गया। फिर से क्या होगा, 5 मीटर आगे जाएगा। तो 5 मीटर आगे जाएगा मतलब 6 से 5 मीटर आगे गया, कहाँ पहुँचेगा, 11 मीटर पे। तो ये हो गया कुछ 11 मीटर। जो टाइम लगना है इसके लिए 24 5 29 सेकंड लगना है, 5 सेकंड लगना है। तो यहाँ मान लो 29 सेकंड हो जाएगा, और ये हो गया अपना 11, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आया होगा। फिर से क्या, 3 मीटर पीछे आएगा। 3 मीटर पीछे कहने का मतलब अभी वो 11 पे है, 3 मीटर पीछे कहने का मतलब 8 मीटर पे आ जाएगा। लेकिन जो टाइम लगना है उसके पास वो 3 सेकंड एक्स्ट्रा लगना है, तो 29 3 32 पे आ जाएगा। तो आएगा ये 8 पे और 32 पे, ठीक है। ये समझ आया होगा। 3 स्टेप बैक है, टाइम 3 सेकंड एक्स्ट्रा लगना है। लेकिन अब जो अगला 5 स्टेप वो चलेगा, कहने वाला अभी वो 8 मीटर पे है, अगला जो 5 स्टेप वो चलेगा वो 5 सेकंड लेगा। और वो 5 सेकंड लेगा मतलब 32 से 5 सेकंड कितना पहुंचेगा, 37 पहुंचेगा। और मान लिया हम ये है 13 मीटर, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक पिट है, यही एक पिट है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम लगना है वो कितना लगना है, 37 सेकंड। क्योंकि अगर वो 32 पे था, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा 5 मीटर चलने में। तो जैसे वो 5 मीटर एक्स्ट्रा जाएगा वैसे ही ये पिट में गिर जाएगा, तो अब वापस तो आ ही नहीं पाएगा ना। तो कुल मिला के हम लोगों को क्या देखने को मिला कि जो 13 मीटर दूरी पे पिट है, तो ये 13 मीटर आगे पीछे करके चलने में उसको कितना समय लगा, 37 सेकेंड। तो ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना था, ठीक। प्लॉट एक्सटी ग्राफ ऑफ दिस मोशन डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज भी मतलब सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लें। हाउ लॉन्ग, और इसको क्वेश्चन की तरफ भी सॉल्व कर सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल, जैसे देखो वहाँ भी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे ना। ये इसको साफ कर देते हैं यहीं पे। मान लो ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया। अब इसको मैथमेटिकली अगर सॉल्व करना चाहें तो इतना तो पता चल गया कि जो 8 सेकेंड में वो 2 मीटर ट्रैवल कर रहा, ठीक है। 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है कितनी देर में, 8 सेकेंड में। हमको क्या करना है, जो 13 मीटर पे पिट है उसके नियरेस्ट अगर जाना है हमको, तो नियरेस्ट जाने के लिए हम क्या करें। और ये भी मालूम है कि एक स्टेप फॉरवर्ड में वो 5 मीटर आगे चल रहा है, तो अपना जो पिट है वो 13 मीटर है। 13 मीटर में हम माइनस कर दें 5 मीटर, कितना मीटर आ जाएगा, 8 मीटर। तो हम कोशिश करेंगे इस 2 मीटर को 8 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आखिरी का 5 मीटर है, मतलब जो आखिरी का 5 स्टेप है, अगर वो चलेगा तो फिर वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो टोटल मतलब जो जितनी दूरी पे अपने पास पिट है उसमें से हम इसको माइनस कर दिए, क्योंकि ये आखिरी स्टेप जब वो चलेगा तो वापस नहीं ले आना उसको। तो इसलिए इसको माइनस करके हम जो नंबर मिला है उस नंबर तक जाने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो गया, 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा अपने पास, 8 मीटर आ जाएगा। और 8 मीटर चलने में कितना सेकंड लगा उसको, 32 सेकेंड। इसको हम यूनिटरी मेथड सिंपल तरीके से करें। अब देखो जो बचा हुआ 5 मीटर, मतलब 13 मीटर पे पिट है, तो जो बचा हुआ 5 मीटर है उसको अगर वो कवर करेगा, जो बचे हुए 5 मीटर को अगर वो कवर करने जाएगा, मतलब +5 मीटर, तो इसमें जो टाइम लगना वो कितना लगना, +5 सेकेंड। लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं आ पाएगा। अगर वापस आता तो हम लोग अलग तरीके से करते, लेकिन अब वापस नहीं आ पाएगा। तो मतलब ये कहाँ पहुँच गया, 13 मीटर जो क्या था अपना पिट था, और ये कितना समय लगा है, 37 सेकेंड। तो ये मैथमेटिकली भी सॉल्व हो गया और ये ग्राफिकली भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आएगा। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफ थोड़ा मेरे सही नहीं बन रहा है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, समझ आना चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा है एक और बार कोशिश करना, जरूर आ जाएगा। बाकी हम लोग चलते फिर अगले क्वेश्चन पे। क्या कार मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दे दिया 126। कैसा लगा बैकग्राउंड म्यूजिक,
ठीक है। तो इसको अब चेंज कर दें मीटर पर सेकंड में, तो क्या करते हैं 126 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18। तो 18 के टेबल में कितने बार में आएगा 7 बार में आएगा, और 7 हो जाएगा 35। तो 35 मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर भी हो गया, मीटर में। अब आगे जैसा यूज़ करना हो कर लेंगे हम लोग। इस ब्रॉड टू अ स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20। देखो रोक दिया जा रहा है, तो रोक दिया जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जैसे स्पीड है अगर ये, तो अब हम इसको स्पीड नहीं बोलते, इसको हम बोल देते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हो गया अपने पास u, ठीक है। और रोक दिया जा रहा है तो फाइनल कितना हो गया 0। कितने डिस्टेंस में रोक दिया जा रहा है, तो s इज इक्वल्स टू 200 मीटर। क्वेश्चन पढ़ के एक चीज़ लिखते जा रहे हैं जो है अपने पास। और रोका जा रहा है तो यहाँ पे ब्रेक मारा जा रहा है, और ब्रेक मारा जा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाना चाहिए, क्योंकि डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये सब मन में आ जाना चाहिए अपने आप कि अगर हम इसको एक्सेलरेट करते, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि उसी के डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अभी हम रोक रहे हैं मतलब ब्रेक मार रहे हैं, ब्रेक मारे मतलब डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो डी एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन माइनस हो जाता है, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द रिटार्डेशन, तो वो पूछ ही लिया व्हाट इज़ द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये सब एक ही शब्द है, मतलब अपने को निकालना है ए का वैल्यू। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, और निकालना अपने को इसी के साथ साथ टाइम निकालना है। तो ये कुछ क्वेश्चन दे रखा है, अब हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे, मतलब आंसर इसका देखा जाए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले v है, u है, s है, निकालना a है, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर ले, तो मेरे हिसाब से v स्क्वायर u स्क्वायर 2s, क्योंकि उसमें t नहीं होता और t भी नहीं है अपने पास। जैसे 3 फार्मूला है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो इन दो फार्मूला में तो टाइम है, बस इस फार्मूले में टाइम नहीं है, और टाइम अपने को मालूम नहीं, इसलिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है भाई, कुछ तो कहता होगा, वो कहता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यू पुट करें, v का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर 126, या फिर 35 ले लेते हैं, 35 का स्क्वायर माइनस 2। क्यों माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन यही तो निकालना अपने को। फिर s हो गया अपने पास 200 मीटर। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा इधर 400 a, और 35 का स्क्वायर अगर लिखने जाएंगे तो 1225, ठीक है, a हो गया। अब डिवाइडेड बाई 400, तो ये आएगा 12.25 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि डेसिमल 0 से डेसिमल लग गया, तो आएगा 3.6 बार में 24, एक बचेगा 3.62 के आसपास आ रहा है। तो जो एक्सेलरेशन आ गया वो लगभग कितना आ गया 3.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन, ये रिटार्डेशन है। अब देखो यहाँ पे कोई अगर प्लस लेके सॉल्व करता है, हम ये बता रहे कि कोई गलती नहीं है, अगर यहाँ पे कोई प्लस लेके सॉल्व करना है, यहाँ प्लस लगा देता तो ये आंसर नेगेटिव आता, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है डी एक्सेलरेशन, और हमको ऑलरेडी मालूम है कि डी एक्सेलरेशन ही हो रहा है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव ले लिए, ठीक है, समझ आ रहा होगा बात। फिजिक्स में साइन का मतलब क्या होता है डायरेक्शन के बारे में, और कोई बहुत बड़ा लफड़ा नहीं है फिजिक्स में साइन, ठीक है। हम वही कह रहे कि अगर मान लो कोई इसको सॉल्व करता है, यहाँ पे वो प्लस लेके सॉल्व करता है तो उसका आंसर नेगेटिव आता है, तो इसका ये मतलब थोड़ी वो गलत है। इसका मतलब ये है कि अगर ए नेगेटिव आ रहा है मतलब वो चीज़ क्या है, डी एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, और वही चीज़ हम पहले मान के ही नेगेटिव ले लिए थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा। अब अपने को निकालना है टी, तो अपने पास u है, अपने पास v है, अपने पास s है, अपने पास a है। टी निकालने के लिए सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सिंपल, क्योंकि सिंपल रखेंगे हम आसानी से जो हो जाए, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v कितना है 0, u कितना है 35, a कितना अभी लें तो 3.62 माइनस का, क्योंकि भाई रिटार्ड कर रहा तो इसलिए माइनस में लिख रहे हैं। फिर ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा t का वैल्यू कितना आ जाएगा 35/3.62। अब इसको जो भी सॉल्व करके आएगा वो अपने पास सेकंड में आंसर आ जाएगा, और 3 के टेबल से देखेंगे तो लगभग ये 10-11 बार में कट जाएगा, तो मतलब 10-11 सेकेंड के आसपास अपना आंसर आएगा। तो डिवाइड तो तुम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी सॉल्व, ये न्यूमेरिकल था, इसमें ग्राफ व्राफ नहीं था, ये न्यूमेरिकल था, बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन पे था, तो ये तुम लोग भी करेगा तो हो जाएगा आसानी से। एक बार खुद से ट्राई कर देना, बाकी हम बता ही दिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 29, तो एक प्लेयर जो है बॉल को ऊपर फेंक रहा, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो जाना चाहिए, देखो इनिशियल दे ही दिया, तो यू हम कितना बोलते हैं 29.4, और यहाँ पे जब ऊपर फेंक रहे हैं तो जी लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में, जिसको हम लोग नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन फिलहाल लिख देते हैं। अब बोला है जी को बोला है 9.8 लेने को, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि अब इसमें कई सारा सवाल है, ठीक, ये अपने को बोल दिया बस ऊपर फेंक रहे हैं,
तो अब उससे रिलेटेड तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाना चाहिए 0, क्योंकि ऊपर जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देखा जाए सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं। ए नंबर क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। तो जैसे मान लो ये बॉल है, अगर अपने पास बॉल को अगर हम लोग बना ले कुछ सुंदर सा, अरे इरेज हो जाए, ये हम बॉल ले ले इस शेप में, ठीक है, ये बॉल हो गया। अगर बॉल का मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब बॉल जो है ऊपर की तरफ जा रहा है मोशन करता हुआ, ठीक है, यू वेलोसिटी से, तो जो इस पे जो इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगना है, जी लगना, वो तो हमेशा नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे आए, जी तो हमेशा नीचे ही लगना है, क्योंकि डायरेक्शन जो भी अर्थ के डायरेक्शन में लगना है जी का, और ये अपने पास यू था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड। तो पहला आंसर हो गया, समझ आया होगा। जैसे में बी नंबर देखा जाए क्या कह रहा, तो बी नंबर में कुछ कह ही रहा होगा, देख लिया जाए। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल पहुंचेगा तो उस समय उसका वेलोसिटी मेरे हिसाब से तो 0 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्या होगा, जैसे मान लो ये बॉल है, ये यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यू वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यू वेलोसिटी से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कभी ना कभी ये जाके ऊपर रुक जाएगा। तो ऊपर अगर रुक जाएगा तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाना है 0, क्योंकि ऊपर जाके हाईएस्ट पॉइंट पे वो रुक जा रहा तभी तो नीचे आना शुरू करेगा ना। अगर वेलोसिटी होता तो ऊपर ही चला जाता जब तक उसका वेलोसिटी खत्म नहीं होता। और जो इस बॉल पे लग रहा होगा ग्रेविटी, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो नीचे की तरफ हो जाएगा। और जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। ये तो कभी चेंज ही नहीं होगा, वो कभी भी हो, एकदम लोएस्ट पॉइंट पे हो, बीच में हो, हाईएस्ट पॉइंट पे कहीं पे भी हो, जी का वैल्यू तो चेंज नहीं होना, जी का वैल्यू तो हमेशा यही लगना है। लेकिन जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा। जब हम इसको थ्रो किए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उस समय कितना था अपने पास 29.4, लेकिन जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा तो ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में चेंज होगा। फाइनल वेलोसिटी मतलब जहाँ पे बॉल रुक जा रहा है उसको हम फाइनल वेलोसिटी बोल रहे हैं, और वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि बॉल वहाँ पे रुक गया। समझ आए बात, पहुँचा वहाँ तक, ठीक है। तो उम्मीद करते पहुँचा होगा। तो ये दोनों भी बात हो गया यहाँ पे। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, तो उसके लिए हम इसको साफ कर दें। तो सी इसमें कह रहा है कि चूज द एक्सेस इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 0 टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। देखो अब हम लोग अगर ग्राफ लेते हैं तो हम लोग नीचे वाले को क्या लेते थे, नेगेटिव, ऊपर वाले को लेते थे पॉजिटिव, इधर राइट साइड वाला का पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव, ये हम लोग अज्यूम करके रखते थे। और हम उस समय ये भी बोले थे कि ज़रूरी नहीं यही होगा, मानने के ऊपर है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानने के ऊपर है कि कौन से डायरेक्शन वो क्या ले रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन में वही चीज़ बदल दिया। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लेना, मतलब अगर नीचे आ रहा है तो उसको हमको क्या लेना है, पॉजिटिव मानना है, गिव दिस। और जब और तो ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा उस केस में नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव तो होना है। अगर कोई चीज़ नीचे आ रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू बुक, और ऊपर अगर जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इन दोनों कंडीशन में वो कह रहा है कि टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस एंड गिव द साइन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मोशन के लिए। तो हम लोग को सिंबल बताना है, बहुत कुछ इसमें है नहीं, हम लोग को बस सिंबल बताना है। और सिंबल किन किन चीज़ों के लिए बताना है, पोजीशन के लिए बताना है, वेलोसिटी के लिए बताना है, एक्सेलरेशन के लिए बताना है। लेकिन इन तीनों का जो सिंबल बताना है 2 कंडीशन में बताना है। एक जब बॉल अपवर्ड मोशन कर रहा होगा, और एक जब बॉल डाउनवर्ड मोशन कर रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन के लिए अपने को सिंबल बताना है। अब हम लोग क्या कर लें, सॉल्व करके देखें। तो सबसे पहले देखो, अपवर्ड मोशन अगर कर रहा है मतलब बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पोजीशन क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब पोजीशन क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव, सिंपल सी बात है। तो ऊपर की तरफ जाएगा तो सिंबल क्या हो जाएगा, पोजीशन का नेगेटिव। सेम चीज़ ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा बॉल, तो उस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। अपवर्ड की तरफ जा रहा है एसेलरेशन, लेकिन ये जो एसेलरेशन वो क्या है, ग्रेविटी है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये। तो अगर बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटी तो नीचे ही लगना है, ग्रेविटी का डायरेक्शन थोड़ी चेंज होना, ग्रेविटी तो नीचे ही लग रहा है। और ग्रेविटी अगर नीचे की डायरेक्शन में तो उस में इसका सिंबल क्या है, पॉजिटिव। समझ आया बात, कोई दिक्कत, किसी सेरेमनी में कोई परेशानी।
नहीं होगा उम्मीद करते हैं। फिर अब देखो डाउनवर्ड मोशन में देख लें, अगर बॉल नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ आ रहा तो उस समय पोजीशन ये हो गया, तो नीचे की तरफ में सिंबल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर फिर से बात कर ले वेलोसिटी, नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नीचे डायरेक्शन। सेम चीज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बॉल भी नीचे आ रहा, ग्रेविटी भी नीचे लग रहा, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डाउनवर्ड मोशन में तीनों चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा, अपवर्ड मोशन में केवल ग्रेविटी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे सिंबल को चेंज कर दिया इसलिए आंसर यह, अगर हम लोग को इस एक्सिस से बोलता तो आंसर अलग आता। ठीक है, तो रटना नहीं है, चीज़ों को समझ के करना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मतलब इसी का क्वेश्चन नंबर डी। तब तक इसको साफ कर दें। तरह से अपने को क्या निकालना है इसमें, एस हाइट, मतलब एस कहते कितना डिस्टेंस और ट्रैवल करेगा, आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स एंड, मतलब और क्या निकालना अपने को, टाइम। तो कोई मुश्किल नहीं है, अभी हम लोग देखें सेम टाइप का क्वेश्चन था, यू था, ए था, वी था, उसमें शायद एस दे रखा था, ए निकालना था, तो सेम कहानी यहाँ भी तो कर लेंगे। तो अगर निकालना है एस तो हम लोग थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल कर ले, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, सिंपल रहेगा अपने लिए। वी कहने का मतलब क्या है, 0 है, यू कहने का मतलब क्या है, 29.4 का स्क्वायर है, 2 है, ए है, और एस निकालना है अपने को। अब माइनस क्यों ले लें, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में लग रहा, और नीचे वैसे जनरली हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, नीचे नेगेटिव, इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब 29.4 और इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 19.6 एस, और 29.4 का स्क्वायर मतलब 29.4 मल्टीप्लाई 29.4। तो यहाँ से अगर एस को निकाला जाएगा तो 29.4 ट्वाइस डिवाइडेड बाई 19.6, तो कोई किसी से कट रहा तो इसको इससे मार के देखते हैं 4 बार में, 28, 14 नहीं कटेगा, तो क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा दया। 2 से मार देते हैं इसको 9 टाइम्स, 8 टाइम्स, 2 से मार देते हैं इसको 1 4 7 टाइम्स, 7 से कट रहा, 7 से कट रहा, 7 1 जा 7 4 जा, 7 से कट रहा 21 टाइम्स, फिर 7 से कटेगा 2 बार में, 3 बार में। ठीक है, और इसको फिर से 2 से मार देते हैं, तो 2 से मारेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक बार 14.7 और यहाँ है 3, तो कुल मिला के अपने पास आंसर आ जाएगा 14 3 जा 42 और 2 44.1 मीटर। कुल मिला के अगर अप्रॉक्सीमेट लिखना हो तो 44 मीटर। तो ये डिस्टेंस वो ट्रैवल करा, मतलब ये उतने हाइट तक बॉल जा रहा है, अगर बॉल को इतने इनिशियल स्पीड से फेंका जा रहा और इतना ग्रेविटी लग रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 44 मीटर ट्रैवल करेगा। अब हमको ये बताना है कि जब बॉल को फेंका गया है, प्लेयर द्वारा जब बॉल फेंका गया है तो वापस उसके हाथ में कितने देर में आ जाएगा। तो सबसे पहले वो 44 मीटर ट्रैवल करने के लिए कुछ समय लगाएगा, कुछ भी समय लगा, मान लो हम 10 सेकंड के लिए। फिर से जब वापस आएगा तो फिर से तो 44 मीटर ट्रैवल कर रहा होगा, फिर से 10 सेकंड लगेगा। कुल मिला के अगर हम एक तरफ का टाइम निकालें और उसको डबल कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा, मतलब प्लेयर के हाथ। क्वेश्चन ये बोला कि प्लेयर के हाथ तक, अगर केवल ये नहीं पूछा कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, बोल रहा कि बॉल को प्लेयर के हाथ तक लौटने में कितना समय लगेगा। तो भाई जितना समय जाने में लगा उतना समय आने में लगेगा, तो अगर हम एक साइड का समय निकाल कर डबल कर देंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। तो वही करते हैं, फिर से सिंपल फार्मूला v इज इक्वल्स टू यू प्लस 8 इस्तेमाल करते हैं और इसको साफ करते हैं। e कितना अपने पास 0, u कितना अपने पास 29.4, a कितना अपने पास 9.8 और t कितना है निकालना है। तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा 29498, क्योंकि डेसिमल का देखिए एक डिजिट है तो समाप्त कर दिए। इसको किससे मार दें तो ये कटेगा 98 के टेबल में कटेगा 3 बार में, तो 3 बार में तो टाइम कितना आ गया 3 सेकेंड। अब अपने को निकालना है क्या, टोटल टाइम, मतलब प्लेयर के हाथ तक लौटने में कितना समय है, तो 2t कर दे, कुल मिला के कितना आ जाएगा अपने 6 सेकेंड। तो ये एक आंसर हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ आएगा, बहुत हार्ड नहीं था, सब इक्वेशन ऑफ मोशन पे ही सारा क्वेश्चन हो जा रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको साफ करते हैं। उसमें ट्रू फॉल्स है और ट्रू फॉल्स के साथ हमको रीज़न भी देना है। तो जैसे कह रहा है कि रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीज़न एंड एग्जांपल इफ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स है, रीज़न के साथ बताना। तो अब पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, 1 डायमेंशनल मोशन है। अब 1 डायमेंशनल मोशन को कंसिडर करते हुए हमको ट्रू फॉल्स बताना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हो गया, विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। कहने का मतलब वो कुल मिला के कह रहा है कि कोई पार्टिकल है जिसका स्पीड क्या हो गया 0। यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी एक ही बात हो जाएगा क्योंकि 1 डायमेंशनल मोशन है।
और वन डायमेंशनल मोशन है तो हम ऐसा मोशन कंसिडर करेंगे जैसे मान लो ये कोई भी पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करके किसी बी पॉइंट तक जा रहा है। स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन ही होता है वन डायमेंशन। और हम ये नहीं कंसिडर करके वापस भी आ जा रहा है, हमें केवल एक साइड का मोशन देख रहा है, मतलब वो ऐसे गया है। अगर वापस आ जाएगा तब तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाएगा, तो थोड़ा कहानी अलग हो जाएगा। सभी यहाँ पे कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो हम फिलहाल जो बोल रहे हैं क्वेश्चन वो कह रहा है कि विथ ज़ीरो स्पीड मान ली किसी समय पे किसी चीज़ का ज़ीरो स्पीड है, तो क्या उस समय मे हैव नॉन ज़ीरो एसेलरेशन, तो क्या उस समय एसेलरेशन नॉन ज़ीरो हो सकता है? एकदम हो सकता है। अभी हम लोग देखें कि किसी बॉल को हम लोग जब फेंक रहे थे, मतलब किसी भी बॉल को भी थ्रो किया जा रहा था ऊपर की तरफ, तो उस ऊपर मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे हम लोग क्या देख रहे थे, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जा रहा था, 0, लेकिन उस समय जी कितना लग रहा था, 9.8, और यही जी तो है ए, जी को ही तो बोलते हैं एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर ले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि वेलोसिटी को ज़ीरो कर सकते हैं और उसी समय जब वेलोसिटी ज़ीरो तो उस समय एसेलरेशन ज़ीरो ना हो? एकदम पॉसिबल है। तो कौन से कंडीशन के लिए पॉसिबल है कि जब कभी भी हम लोग बॉल थ्रो कर रहे हैं तो उस कंडीशन में यही तो देख रहे हैं। तो ये हो गया ट्रू। और ये ट्रू कब हो रहा है कि व्हेन, अब तो लिख ही लेगा तुम लोग, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, then at highest point, राइटिंग को ध्यान नहीं देना, मेरे शब्दों को ध्यान देना, its velocity is equals to 0 but g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आए बात? तो ये बात जो क्वेश्चन कह रहा है वो ट्रू हो सकता है, लेकिन ट्रू होने का कंडीशन क्या है कि वो उसका हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगा लेकिन एक्सेलरेशन 9.8 हो जाएगा। तो अब इसी में चलते हैं हम लोग बी नंबर पे। नंबर पे ट्रू ही फॉल्स है, लेकिन कह रहा है विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, मतलब कह रहा है कि स्पीड को जीरो कर दे लेकिन वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो वन डायमेंशनल मोशन में ये संभव नहीं है, क्योंकि अभी हम बात करें कि हम मानेंगे कि कोई पार्टिकल ए से बी पे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो अगर ए से बी पे जा रहा है तो इस केस में अगर उसका हम डिस्टेंस पूछेंगे तो ये हो जाएगा उसका डिस्टेंस, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और इसी केस में अगर हम उसका वेलोसिटी पूछ लेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी तो यही है, लेकिन अगर हम ये बोल दें कि वो ए से शुरू किया और वापस ए पे आ गया, मतलब गया ऐसे फिर वापस ऐसे आ गया, तो इस केस में उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा लेकिन स्पीड नॉन ज़ीरो होगा। तो हम वही कह रहे हैं कि हर चीज़ को गलत सही साबित कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन हम लोग क्या ले रहे हैं, तो हम लोग किस कंडीशन को लेके सॉल्व कर रहे हैं, हर केस में एक ही कंडीशन ले रहे हैं कि कोई पार्टिकल ए से शुरू करके बी तक पहुँचा है, मतलब वो मोशन किया है। क्योंकि मोशन तो तभी होगा ना जब उसका पोजीशन चेंज होगा। पोजीशन चेंज का मतलब क्या है, ए से बी पे जाएगा। मान लो अगर हम आंख बंद करके बैठे हैं और कोई पार्टिकल है जो ए से स्टार्ट किया, पूरा दुनिया घूम के गया, दुनिया घूम के क्या बी पे गया, फिर वापस ए पे आ गया। अब जब कोई पार्टिकल, हम आंख बंद करके बैठे हैं और देख रहे हैं कि कोई पार्टिकल ए से शुरू करके बी पे गया फिर वापस ए पे आया, और हम जब आँख खोलेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, उसका चेंज ऑफ पोजीशन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो अगर चेंज ऑफ पोजीशन दिखाई नहीं देगा तो हम कैसे बोलेंगे वो मोशन कर रहा है? हमारे लिए तो मोशन का डेफिनेशन ये है ना कि पोजीशन का चेंज होना चाहिए। तो पोजीशन का चेंज के लिए हम क्या देखें, ए से बी पे गया है, अगर ए से बी पे गया है तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर दोनों पार्टी सेम है तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पार्टी जीरो आएगा और एक पार्टी नॉन जीरो आएगा। अगर जीरो आएगा तो दोनों ही जीरो आएगा, नहीं आएगा तो दोनों ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखने की कंडीशन हम लोग क्या ले रहे हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है फॉल्स, फॉल्स होने का कारण क्या हो जाएगा, एज डिस्टेंस and displacement for the object will remain same, hence speed and velocity will be, ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसका सी पार्ट पे। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब जो स्पीड है वेलोसिटी है वो क्या है अपने पास, कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। तो कह रहा है जो एक्सेलरेशन होगा जीरो का। तो ये बात तो एकदम सही बोल रहा है, क्योंकि वी नो, अब एक सही कैसे बोला वो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी वी बाई डी टी।
अगर डी वी बाई डी टी लिख रहे हैं और वी जो है अपने पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा ज़ीरो आएगा। तो इस कंडीशन को लेते हुए अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमेशा उसमें हमें क्या होगा, ज़ीरो। वेलोसिटी कह लो या स्पीड कह लो, अगर वो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हर उस समय क्या होगा, ज़ीरो। तो ये बात तो ट्रू बोल रहा था, इसमें कोई बहस का बात ही नहीं है, ये सही हो गया अपने पास स्टेटमेंट। और इसमें कुछ बहुत बुद्धि लगाने वाला नहीं था, बस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं अगले। एक्सेलरेशन अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमेशा वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्पीडिंग अप होगा। ये कह रहा है कि अगर ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है। लेकिन अगर जैसे देखो हम बॉल वाला एग्जांपल जो ले रहे हैं, इस केस में अगर बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, हम लोग बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, इनिशियल कुछ भी वेलोसिटी दे दें, लेकिन फाइनल वो जाके क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो फाइनल अगर वो जाके ज़ीरो हो रहा है तो कुल मिलाकर अगर यहाँ से हम कंसिडर करना चाह रहे हैं तो स्लो डाउन हो रहा है, क्या वो स्लो डाउन हो रहा है। लेकिन इस केस में हमेशा जो जी लग रहा है वो तो सेम लग रहा है, जी में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, जी का वैल्यू तो लग ही रहा है। वो भले स्लो हो रहा है भले फास्ट हो रहा है, लेकिन जी का वैल्यू तो हमेशा लग रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो क्या इसका मतलब हमेशा यही होगा कि वो ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे जनरल केस में तो इसको ट्रू भी बोल सकते हैं, फॉल्स भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये बात हमेशा क्या ले लेंगे हम लोग, फॉल्स। और फॉल्स लेने का कारण देखो, हो सकता है कोई इसको ट्रू भी बता दे, हम दोनों बात लेके बता रहे, लेकिन हम इसको फॉल्स इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन को कंसिडर करेंगे। अगर एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन रहा, क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन फॉल्स हो गया, तो थोड़ा सा इसको एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन विल डिसाइड दिस कंडीशन। ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन में रहा तब ये बात सही हो जाएगा, अगर अपोजिट रहा तो ये बात गलत हो जाएगा। तो फिलहाल हमेशा बोला ना, क्योंकि क्वेश्चन बोला विल विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, ये जो मस्ट शब्द का इस्तेमाल कर दिया यही गड़बड़ हो गया। अगर वो मस्ट में मे भी बोलता तो शायद हम ले सकते थे, शायद वाला बात, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो स्पीडिंग अप होगा, लेकिन अगर अपोजिट है तो इसका मतलब वो क्या हो रहा होगा, स्लो डाउन हो रहा होगा। तो मस्ट हम नहीं बोल सकते, मस्ट मतलब क्या 100% के बारे में बात कर रहा है, तो 100% ये नहीं हो सकता, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन पे। तो फॉल्स लिख देंगे और लिख देंगे कि द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आया होगा। हो सकता है कोई ट्रू भी बता दे, ट्रू बताने का भी कंडीशन हम बता दिए। ये ट्रू तभी होगा जब डायरेक्शन सेम होगा। तो यहाँ पे मेरा फॉल्स लिखने का कारण ये है मस्ट की वजह से। अगर वो मस्ट नहीं होता तो शायद इसको हम भी ट्रू लिखते, लेकिन मस्ट बोल दिया मतलब वो पूरा होगा ही होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं भाई होगा ही होगा, वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना, कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है अगर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा तो स्पीडिंग अप होगा, अपोजिट में लगेगा तो स्लो डाउन होगा, मतलब नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन पे, मस्ट नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ट्रू फॉल्स समझ आया होगा। और ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चन होता है, मतलब जिसमें न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होता, वो ज़्यादा दिमाग लगवाता है और ज़्यादा सिखाता भी है। तो इससे कुछ सीखा ही होगा तुम लोग बेहतर। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि कुछ इसको अच्छा अप्लाई भी करेगा, कहीं क्वेश्चन कुछ मिला तो। बाकी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो एक बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, वो हाइट क्या है यहाँ पे कर लेते हैं। बॉल है, ये बॉल है, बॉल को ये मान लिया बॉल, ये बॉल हो गया। इसको कितने हाइट से गिराया जा रहा है, तो इसको गिराया जा रहा है लगभग 90 मीटर के हाइट से। ठीक है, मतलब ग्राउंड पे इसको गिराया जा रहा है, तो ये हम ग्राउंड कंसिडर कर ले। ठीक है, अब इसका जो हाइट है वो हाइट कितना ले लेते हैं, वो हाइट ले लेते हैं 90 मीटर। ये जो हाइट हो गया अपने पास कितना हो गया, 90 मीटर। इसको चेंज करके लिख दे कलम से अब। तो ये हाइट हो गया अपने पास 90 मीटर, और नीचे की तरफ गिराया जा रहा है, फेंका नहीं जा रहा, छोड़ा जा रहा, फ्री फॉल ये करेगा। छोड़ा जा रहा मतलब नीचे की तरफ जी लगना है, जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वो दे रखा है, नहीं दे रखा तो हम लोग 10 कंसिडर देख लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो आसान होगा 10 9.8 वो कंसिडर कर लेंगे।
तो कह रहा है कि बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ फ्लोर, सारा बात हो गया। एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। वाह बढ़िया है। जैसे मान लो जैसे ही गिर रहा है तो उस समय इनिशियल स्पीड इसके पास कितना होगा, मेरे हिसाब से 0, क्योंकि छोड़ रहे हैं हम इसको पकड़ करके, छोड़ रहे हैं, फेंक नहीं रहे, छोड़ रहे हैं, तो उस समय इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा 0। कितने हाइट से गिर रही है 90 मीटर, ये भी पता चल गया, मतलब ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा 90, जी अपने को पता है। तो यहाँ पे जब बॉल आएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 90 मीटर ट्रैवल किया। इस समय उसका कुछ वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, निकाल सकते हैं हम लोग। अब जब ये बॉल वापस राइज करता है, मतलब यहाँ से बाउंस बैक जब करता है, तो उस कंडीशन में ये बोल रहा है कि बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, मतलब जितना भी था, जैसे मान लो हम कह रहे कि यहाँ पे 0 था, यहाँ पे जब पहुँचा तो उसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, हम मानने को बोल रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ जब पहुँचा फाइनल, तो जब वो बाउंस बैक कर रहा है तो जब फ्लोर से टकरा रहा है तो उसका स्पीड में लॉस हो रहा है, और स्पीड में कितना लॉस हो रहा है 1/10, मतलब 10 में से 1 हिस्सा कम हो रहा है। तो जब वो बाउंस बैक कर रहा होगा तो उस समय उसका स्पीड हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। समझ आया बात। अब वो 9 मीटर पर सेकेंड से कुछ हाइट तक राइज करेगा, फिर से पूरा 90 मीटर तो जाएगा नहीं, कुछ कम हाइट तक राइज करेगा। तो हम मान लिया कि अब बॉल यहाँ राइज किया, यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ तक जो पहुँचा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, कुछ ना कुछ समय लिया होगा इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, फिर से वापस उतना ही हाइट से फिर ज़मीन पे आएगा, फिर से सेम टाइम लेगा। ये दोनों टाइम तो सेम होना है, ये दोनों टाइम तो सेम होना है। अभी हम कल बता रहे हैं कि अज्यूम करो क्या क्या हो रहा होगा, अभी निकालना क्या हो तो बाद में देखेंगे, पहले ये बोल रहे कि 1/10 लूज़ कर दिया। तो जैसे ये वापस ज़मीन पे आएगा, मतलब फ्लोर पे जैसे ही ये वापस से फिर से टकराएगा तो फिर से अपना स्पीड लूज़ करेगा, कितना 1/10। फिर से जब ये बाउंस बैक करेगा तो फिर कम हाइट राइज करेगा, पूरा हाइट राइज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा हाइट, तो फिर से यहाँ जो समय लगना है वो सेम लगना है। समझ आ रहा है, कहाँ नहीं समझ आ रहा। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब अभी तक जो देख रहे हैं हम लोग। अब इसी को सॉल्व करके अपने को निकालना क्या है, प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ तो अलग ही आपत किया हो यार, स्पीड टाइम ग्राफ निकालना है। इस मोशन के लिए टाइम क्या है 0 से 12 सेकंड के लिए, मतलब सारा खेल अपने को कब से कब देखना है 0 से 12 सेकंड के लिए। तो शुरू करते पहले सॉल्व कर लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कुछ वैल्यूज़ निकाल ले, तभी तो ग्राफ बना पाएंगे ना। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, एस है अपने पास 90 मीटर, यू है अपने पास 0, जी है अपने पास 9.8 या फिर 10, जो भी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लेंगे। हम लोग अब निकालते हैं वी निकालने के लिए क्या इस्तेमाल कर लें, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर 0 हो जाएगा, नीचे की तरफ है तो 2a कितना ले लें हम लोग 10 ले लेते हैं, एस हो जाएगा 90। अब देखो यहाँ पे, अब तुम लोग बोलेंगे नेगेटिव, तो हम बार बार बोले नेगेटिव केवल साइन दिखाता है, तो अगर हम इसको पॉजिटिव भी कंसिडर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव अगर साइन दिखा रहा है, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 9 2 18 आ जाएगा 1800। और v का वैल्यू निकालने जाएंगे तो 1800 को लिखेंगे 900 इंटू 2, मतलब अंडर रूट में लिखेंगे 900 इंटू 2, और या फिर 90 इंटू 20। 900 किसका है 30 का है, तो 30√2 लिख सकते हैं, और √2 को लिख देते हैं 1.4 होता है, लेकिन 1.4 लिखते हैं ताकि 0 से कहानी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो अप्रॉक्स में जो अपने पास आएगा 42 आएगा। तो जब ग्राउंड से वो टकरा रहा होगा तो उस समय जो उसका स्पीड होगा 42 मीटर पर सेकेंड होगा, अप्रॉक्स में, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स में 42 मीटर पर सेकेंड के आसपास होगा। तो इस केस में अगर यहाँ पे उसके पास 42 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है ग्राउंड से टकराते वक्त, तो जब वो बाउंस बैक कर रहा होगा तो उस समय जो उसका स्पीड हो जाएगा उसको हम यू लिख देते हैं। अब क्योंकि अब सिचुएशन बदल गया, अब नीचे से ऊपर, ये था ऊपर से नीचे आने वाला केस, ऊपर से नीचे आ रहा था, अब सिचुएशन ये कि नीचे से ऊपर जाना। तो नीचे से जब ऊपर जा रहा था उस समय अपने को पता है यू कितना हो जाएगा 1/10 लूज़ कर देगा, तो कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। 9/10 किसका 42 का, इतना उसके पास होगा, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व कर ले तो ये 4.2 हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर 9 2 18 कैरी 1 9 4 36 37.8, मतलब इतने स्पीड से अब वो वापस ऊपर जाएगा। अब इतने स्पीड से ऊपर जा रहा है तो ये तो u हो गया, लेकिन इस केस में v कितना हो जाएगा 0, और a कितना लगना है, a मतलब g का वैल्यू वही लगना है 9.8 या फिर 10 मान लेते हैं। समझ आ रहा सिचुएशन। अब ये बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है, पहला सिचुएशन था कि बॉल ऊपर से नीचे आया, तो जो अपने को v मिला वो कितना मिला, हम कहीं लिख देते a की जगह पे, यहाँ कहीं लिख देंगे सारा जो अपने को डेटा मिलेगा, ठीक है। जो भी डेटा मिलेगा एक साइड लिखेंगे और उसको फिर ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसी ग्राफ में सारा डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा एक करके। तो हम लोग क्या देखें, सबसे पहले जो अपने पास v आया है फाइनल वेलोसिटी, मतलब ग्राउंड से टकराते हुए कितना है 42, यहाँ एक कॉलम बना देते हैं।
उसके बाद वो बॉल जो है इनिशियल स्पीड से ऊपर जाएगा और वो इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा 37.8। अब 37.8 से ऊपर जा रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, पूरा 90 मीटर तो जाएगा नहीं, कुछ डिस्टेंस और ट्रैवल करेगा। तो वो एस निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर लें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो अब ये दूसरे सिचुएशन के लिए बात हो रहा, मतलब बॉल जब ऊपर जा रहा है तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी कितना 0, यू कितना है 37.8 का स्क्वायर, ठीक है। फिर -2a, ए की जगह पे क्या लिख लें 10 लिख लेते हैं। एस कितना अपने पास, एस तो निकालना है अपने को, तो ये हो जाएगा 37.8 मल्टीप्लाई बाई 37.8 डिवाइडेड बाई 20 और ये हो जाएगा अपने पास एस। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, वो वैल्यू तुम लोग को निकालना है, ठीक है। हम थोड़ा अगर देखना चाहें हम निकाले हैं क्या वैल्यू, फिर नीचे से ऊपर जाएगा तो कुछ टाइम लेगा, ठीक है। अब हम लोग टाइम निकालते हैं। एस हो गया अपने पास, हम लोग अब टाइम निकालने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन टाइम करें तो एस का ज़रूरत पड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसको साइड करते हैं। अब हम निकालते हैं पहला टाइम जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब पहला टाइम जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है वो वाला टाइम निकालना अपने को। तो फार्मूला क्या है अपने पास, फार्मूला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी क्या है अपने पास, तो फाइनल वेलोसिटी आया था 42, यू कितना था अपने पास 0, ए कितना ले लें 9.8 या 10 ले लेते हैं, और टी निकालना अपने को। तो टी कुल मिला के कितना आ जाएगा 4.27। मतलब जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा था, इसको फिर से थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दें, पहले टी लिख देते हैं कि जो टाइम लग रहा होगा पहले केस में वो टाइम कितना है 4.2 सेकेंड। और उसके बाद जब बाउंस बैक करके जा रहा होगा, बाउंस बैक करके जब जा रहा था, इसको अलग पेन से लिख देते हैं, मतलब बॉल टकराया ज़मीन पे, उसके बाद जब बाउंस बैक करके जा रहा था तो उस समय जो उसके पास स्पीड था वो था 37.8 और फाइनल स्पीड उस समय क्या होगा 0 होगा। और कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, एस कुछ ना कुछ होगा, जो हम लोग अभी सॉल्व करके निकाले थे, मतलब पूरा नहीं सॉल्व किया थे, कुछ ना कुछ एस था। अब इस केस में भी टाइम निकाले थे, इस केस में टाइम कितना होगा, तो फिर से वही बात v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब मतलब सेकंड केस के लिए बात हो रहा है जब बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है तो इस केस में इसके पास जो इनिशियल है वो स्पीड है 37.8, ये हम लोग 10 कंसिडर किए, टी को टी माने, फाइनल वेलोसिटी उस केस में 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से जो टी आ जाएगा वो आ जाएगा 3.78। तो मतलब जो दूसरे केस में समय लग रहा है वो कितना लग रहा है 3.78। ये केवल एक साइड से है, मतलब बॉल को ऊपर जाने में इतना समय लगा, नीचे आने में भी तो इतना समय लगेगा, लगेगा। जैसे बॉल ऊपर गया, राइज किया, फिर नीचे आएगा तो फिर भी तो इतना समय लगेगा, उतना ही सेम समय लगेगा, फिर टकराएगा, फिर स्पीड में कमी आएगा। तो अगर हम यहाँ पे टोटल टी जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये सेकंड केस के लिए, तो कितना हो जाएगा 2t, और 2t कहने का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 to 16 कैरी 1, 7 to 14, एक 15 कैरी 1, 3 to 6, 7। मतलब जो टोटल टाइम लग रहा है यहाँ पे ऊपर से नीचे आने में, मतलब नीचे से ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आया, तो वो कितना लगा 7.56। ठीक, अब क्या होगा, फिर से टकराएगा। अब ये सिचुएशन पे आ गए हम लोग, पहले क्या बॉल नीचे आया, टकराया, ऊपर गया, नीचे आया, कुछ ये था। अब फिर से हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, ये ना, अब हम लोग यहाँ पहुँच गए, तो इस सिचुएशन में फिर से अपना वेलोसिटी लूज़ करेगा। तो इस समय उसका वेलोसिटी कितना था 37.8। अब जब यहाँ आएगा 37.8 वेलोसिटी पे है, जब यहाँ से फिर से लूज़ करके ऊपर जा रहे हैं, तो जो लूजिंग वेलोसिटी है फिर से हम लोग निकाल लें। तो तब तक इसको साफ़ कर देते हैं, फिर से जो नया वेलोसिटी होगा जिसको यू डैश बोल देते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, तो यू डैश जिसको बोल देते हैं वो निकालना अपने को। यू डैश कितना आ जाएगा, तो फिर से वही फॉर्मूला वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, बॉल यहाँ पे है, ऊपर से नीचे आया, तो नीचे ऐसे आया तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वेलोसिटी, और वेलोसिटी लूज़ कर रहा है कितना 9-10। तो इस समय हम मान लेते हैं उसका वेलोसिटी कितना 37.8, क्योंकि उसी वेलोसिटी से ऊपर गया तो उसी वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा। ठीक, तो अगर उसी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, यू डैश 9/10 था 37.8। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 3.78, और ये कितना आ जाएगा 8 9 जा 72, 7 कैरी 7 9 जा 63, 7 7 कैरी 7 3 9 27 34। तो इस समय इसका स्पीड कितना हो जाएगा 34.02। अब इतने स्पीड से वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर से कुछ टाइम लगेगा,
तो समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं, हर एक सिचुएशन को सॉल्व कर रहे हैं, हर एक सिचुएशन को बॉल ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, कितना वेलोसिटी है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर, अभी तो कहीं हम लोग एस निकाले नहीं है, कितना टाइम लग रहा है, तो हर सिचुएशन को सॉल्व करना और हर बार वो कितना वेलोसिटी लूज़ करेगा 9/10। तो यही पैटर्न को सॉल्व करके हम एक ही, मेरे पास इतना बड़ा जगह है नहीं, ठीक है, कि एक ही जगह पे सॉल्व होता है, तो हम बार बार तोड़ तोड़ के सॉल्व करें, थोड़ा समझने बूझने में भी दिक्कत आएगा। तुम लोग एक बार ज़रूर इसको अपने से ट्राई करना। हम सीधे अब चलते हैं ग्राफ पे कि ग्राफ इसका कैसा बनना चाहिए। तो सारे डेटा को अगर हम इरेज करें, मतलब ये सब कहानी को इरेज करें और उसके ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करें, तो देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। में 7.56 सेकेंड, फिर इस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, वही टाइम निकालना अपने को। तो हम लोग 7.5 सेकेंड तक तो कहानी बताई थी। तो वेलोसिटी अगर हम लोग बात कर लें, इनिशियल वेलोसिटी क्या था 0, यहाँ टाइम ले लेते हैं कितने तक बताना 12, तो 2-2 सेकेंड का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 ये हो गया 12। उसे हिसाब में स्पीड, क्योंकि जब वो ग्राउंड से टकराया तो उसका स्पीड कितना हो गया 37.8, और ये सारा कहानी कितने देर में हुआ है 4.2 सेकेंड में। तो मान लो अगर ऐसे जा रहे हैं हम लोग, और ये कितना है 42 से कितने पे आ गया 37.8, मतलब अगर हम लोग कंसिडर करें सबसे पहले 0 था, 0 से उसका स्पीड कहाँ पहुँचा 42, मतलब अगर हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो 42 कुछ ऊपर आएगा 42, और ये सारा कहानी कितने देर में हुआ है 4.2 सेकेंड, मतलब ऊपर से नीचे आने में जो समय लगा उसको 4.2 सेकेंड लगा, और उसका स्पीड इस दौरान कितना हो गया 0 से 42 हो गया। अब फिर क्या हुआ है, वो अपना वेलोसिटी लूज़ कर दिया उसी समय, तो जैसे वो टकराया वेलोसिटी लूज़ कर दिया, वेलोसिटी लूज़ कर दिया कितना गया 37.8। तो जैसे मान लो ये 42 पे था, तो उसी समय मतलब 4.2 सेकेंड पे ही लूज़ करेगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसा आएगा सीधा, ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, और वो स्ट्रेट लाइन आगे कितने पे आ जाएगा 37.8 पे आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ना, जब ऊट पटांग डेटा मिले ना, तो जो वैल्यू लिखते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब वैल्यू क्या लिखेंगे, जो अपने पास डेटा मिल रहा है उसी वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। ये सब बवाल को हटाओ, ठीक है। अब डेटा में क्या लिख देते हैं, डेटा मान लो यहाँ पे लिख देते हैं 4.2 यही था, और यहाँ पे लिख देते हैं सीधा सीधा 42, यहाँ लिख देते हैं 37.8, तो ये लूज़ करके कितना आ जाएगा 37.8 पे आ जाएगा। इतना समझ आया। फिर क्या कर रहा, फिर से उसका वेलोसिटी क्या हो रहा 4.2 पे, अब नीचे था, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा, टाइम तो बढ़ रहा होगा, और टाइम बढ़ने के साथ उसका वेलोसिटी में भी कुछ चेंजेस आ रहा है, तो वेलोसिटी जो अब था उसके पास क्या होगा धीरे धीरे 0 की तरफ, क्योंकि हम लोग क्या देखे थे, उसको इमेजिन करना पड़ेगा तभी हो पाएगा ना। तो जैसे देखो बॉल सबसे पहले ऊपर से नीचे आया, ऊपर 0 था तो ऊपर 0 मतलब ये कंडीशन था, नीचे आया मतलब उसका स्पीड बढ़ गया, और स्पीड बढ़ने के साथ साथ 42 पे जैसे टकराया, वो टकराने के साथ स्पीड लूज़ किया, लूज़ करके कहाँ पे पहुँच गया 37.8। अब दूसरा सिचुएशन क्या, ज़मीन से ऊपर की तरफ बॉल जा रहा है, ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ज़मीन में उसका वेलोसिटी था 37.8, लूज़ करने के बाद फिर वो ऊपर की तरफ गया है तो वेलोसिटी 0 हुआ है उसका, ऊपर की तरफ राइज किया, लेकिन उसके लिए कुछ समय लिया है, तो वो समय कितना लिया है, वो केवल ऊपर राइज करने में 3.78 सेकेंड, ठीक है। तो मतलब 3.7 मान ले तो कितने पहुंच जाएंगे हम लोग 7.9 पे पहुंच जाएंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे है 7.9 सेकेंड, तो 7.9 सेकेंड में उसका वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया। समझ आए बात, समझ आ रहा है कि जादू जा रहा है सारा चीज़, हमको तो लग रहा है जादू ही जा रहा है। तो क्या हो गया, बॉल नीचे से ऊपर की तरफ गया, ऊपर उसका वेलोसिटी 0 हो गया, तो उस समय जो टाइम लगा कितना लगा 7.9 सेकेंड, फिर ऊपर से नीचे आ रहा होगा, ऊपर से नीचे आ रहा होगा, फिर से कितना समय लगेगा 3.72 ही तो डबल किए थे हम लोग, तो अब इसमें फिर से 3.7 जोड़ देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 7 जोड़ेंगे तो 9 7 16 कैरी वन 7 3 10 1 11, तो 11 कुछ सेकेंड में बॉल फिर से ऊपर राइज करेगा, और उस समय उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 34.2, मतलब लूज़ करने के बाद। तो अब यहाँ से फिर से बॉल जो है ऊपर की तरफ राइज करेगा, और वैल्यू कितना मान लेते हैं हम लोग, ये टकराने के बाद का वेलोसिटी, लेकिन उस समय तो 37.8 रहेगा वेलोसिटी, ठीक है 37.8, और इस समय जो टाइम मान लेते हैं हम लोग, वो टाइम कितना हो गया अपने पास 11.7 सेकेंड के आसपास। अब इसी दौरान वो अपना वेलोसिटी फिर से लूज़ करके कितने पा जाएगा 34.2
2 पे आ जाएगा। वेलोसिटी लूज़ किया, वेलोसिटी लूज़ करके 34 क्योंकि ग्राउंड से टकराया, उसके बाद फिर से वो अपना कुछ ऐसा मोशन करेगा, किसी एक समय के बाद फिर से उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो हम लोग को बस 12 सेकंड तक करना था, तो 12 सेकंड थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा ग्राफ था, और सॉल्व काफ़ी बार करना था क्योंकि उसी डेटा से फिर हम लोग ग्राफ बना पाते हैं। तो एक बार ट्राई अपने से ज़रूर करना। हम तो बताने की कोशिश किए हैं, अपने जानने में से जितना है मेरे पास व्यवस्था, उस व्यवस्था में कोशिश की है, बाकी एक बार अपने से ज़रूर कोशिश करना, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और साफ़ करते हैं इसको। इसमें दो है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सम टाइम कॉल्ड डिस्टेंस, जिसको डिस्टेंस बोला जाता है कभी कभी, ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। तो कह रहे हैं कि डिस्टेंस ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, एक ये हो गया, एंड द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल, और दूसरा कह रहा है टोटल पाथ लेंथ ओवर द सेम टाइम इंटरवल। इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन बताना है। तो डिस्टिंक्शन थोड़ा एग्जांपल के साथ बताना, तो एग्जांपल में हम लोग ये ले लें 3 पॉइंट ले लें, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और बीच में ले लेते हैं सी। अब जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, एक है टोटल पाथ लेंथ, एक है अपने पास डिस्प्लेसमेंट। तो कोई पार्टिकल है, ए से बी पे गया, फिर वापस बी से सी पे आ गया, ठीक है, वापस वो बी से सी पे आ गया, ये कुछ कहानी है। अगर हम लोग बात करेंगे इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए से, और जो टाइम लगा वो कितना लगा होगा, कैपिटल टी, मतलब जो टोटल टाइम लगा होगा वही हम लोग कंसिडर करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन, और साथ में क्या अपने पास फाइनल पोजीशन। और भले दुनिया घूम गया है, लेकिन स्टार्टिंग में कहाँ था, फाइनल कहाँ है, वही है अपना डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में टी। सेम अगर टोटल पाथ लेंथ अगर बोलेंगे, तो टोटल पाथ लेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी ओवर टी होगा। मतलब ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे आया, तो ये है उसका टोटल पाथ लेंथ ओवर टाइम। अगर यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे, कंसिडर क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने में क्या मिलेगा, हमेशा जो ए सी मिलेगा ऑलवेज लेस देन किससे मिलेगा, ए बी प्लस बी सी मिलेगा, और टाइम तो अपने पास हमेशा सेम है। तो जब हम लोग बात करने जाएंगे, डिस्टिंक्शन अपने को बताना है इन सब सिचुएशन के बीच में, तो ए सी डिस्प्लेसमेंट है, ए बी प्लस बी सी टोटल पाथ लेंथ है, और हम लोग अगर बात करने जाएंगे इसको एक्सप्लेन करने के नियत से, तो इसमें बोल रहा है कि सो इन बोथ ए एंड बी द सेकेंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द फर्स्ट। तो जो सेकेंड क्वांटिटी है वो तो बात हुई है, सेकेंड क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट, यही बोला भी है कि दिखाना है। तो एग्जाम्पल से हम लोग दिखा भी लिए। और अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है अपने पास, वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम, ये क्या होता है अपने पास, स्पीड होता है। और अपने को ये भी मालूम है कि जो स्पीड का वैल्यू होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेलोसिटी हो सकता है, ठीक है, या फिर वेलोसिटी ऑलवेज लेस देन स्पीड हो सकता है। कोई भी रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर हम लोग बात करें तो किसी किसी केस में, मतलब अगर ये ए से शुरू करके वापस ए पे आता तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो जाता, तो वेलोसिटी तो ज़ीरो हो सकता था, लेकिन स्पीड नॉन ज़ीरो होता। तो यही सब इसमें बताना था एग्जाम्पल लेके, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो ये तुम लोग खुद भी कर सकते हैं, बाकी इतना कहानी जो हम लिखे वो भी लिख सकता है। अब इसी में जो बी नंबर है, बी नंबर को भी देख लिया जाए, बी क्या कह रहा है, तो बी में भी मेरे हिसाब से कंपैरिजन ही वाला कोई कहानी होगा, ठीक है। फिर एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल, स्पीड एवरेज ओवर सेम इंटरवल। अभी हम लोग देखें कि जो स्पीड होगा वो डिपेंड करता है टोटल पाथ लेंथ पे, वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। तो अगर हम लोग निकालने मतलब इसको आगे सॉल्व करने जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, आगे क्या है कि एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, और फिर से वही कंपेयर करना, व्हेन इज द इक्वलिटी साइन ट्रू। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम कहने का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम ऑलरेडी है, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का स्क्वायर। सेम अगर स्पीड के लिए बात करेंगे तो ये होता है डिस्टेंस, मतलब टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम, और टाइम है अपने पास, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टी स्क्वायर। और अभी हम लोग देखें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, ऑलवेज लेस देन या इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमेशा छोटा या बराबर हो सकता है डिस्टेंस के, तो इस केस में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये जो पूरा चीज़ है
ये लेस देन इक्वल्स टू क्या हो सकता है इस पूरे चीज़ के, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा। इसमें बस यही एक्सप्लेन करना था, कुछ ज़्यादा कहानी था नहीं। जो वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, इन्हीं सबको एक्सप्लेन करके लिखना है अपने शब्दों में। तो ये खुद से ट्राई करने में बहुत बड़ा भारी चीज़ नहीं है, ठीक है, और कंपेयर करना था। तो अब हम लोग चलते थोड़ा जल्दी जल्दी करें ताकि बहुत लंबा ना बने। वैसे लंबा बनेगा तो तुम लोगों को भी दिक्कत, हमको भी दिक्कत, अपलोड करने में हमको दिक्कत, तुम लोगों को देखने में दिक्कत। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख के ख़त्म करें जल्दी फटाक से। ये कह रहा है कि मैन वॉक ऑन स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट। तो एक आदमी है जो अपने घर से मार्केट की तरफ जा रहा है, और ये जो रास्ता का दूरी है वो कितना है 2.5 किलोमीटर। आगे क्या रहेगा विद स्पीड ऑफ, और यहाँ से जब वो जाता है तो स्पीड क्या है उसका 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली टर्न एंड वॉक बैक विद होम विद स्पीड, और वापस आता है, मतलब जब देखता है दुकान बंद है तो कितने स्पीड से वापस आता है, दबे पाँव भाग आता बहुत तेज़ी से, क्योंकि क्रिकेट खेलना रहता है इसको, कोई इसका इंतजार कर रहा होता है। ये सिचुएशन दे रखा। अब बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्या फाइंड करना अपने को, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, और दूसरा फाइंड करना है एवरेज स्पीड फाइंड करना है। लेकिन ये दोनों फाइंड करना है अलग अलग कंडीशन के लिए। 3 कंडीशन दे रखा है। सबसे पहले है, ये सिचुएशन समझ आया होगा, क्वेश्चन जो कह रहा है इसको साफ करके 3 कंडीशन लिख देते हैं। वो 3 कंडीशन क्या क्या दे रखा है अपने को। तो ये वेलोसिटी और स्पीड फाइंड करना है 3 अलग अलग सिचुएशंस के लिए। इसमें जो पहला सिचुएशन है टाइम है 0 से 30 मिनट। दूसरा सिचुएशन है उसमें जो टाइम है 0 से 50 मिनट, और तीसरे कंडीशन में 0 से 40 मिनट। मतलब इन तीनों सिचुएशन के लिए वेलोसिटी भी फाइंड करना है और स्पीड भी फाइंड करना, मतलब कुल मिला के 6 बार सॉल्व करना अपने को। ज़बरदस्ती का इतना लफड़ा है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करने चलते हैं इसको, तो बुक को थोड़ा साइड करें, तो सॉल्व करने चलते हैं भाई। पेन तो लिखा जा, हाँ, सॉल्यूशन। तो अब इसमें हम पहला सॉल्व कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी कौन से टाइम के लिए। हम पहले एवरेज वेलोसिटी ही निकाल रहे हैं तीनों समय के लिए, तो हम पहला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 0 से 30 मिनट के लिए। अब देखो हम लोग बात कर लें डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। पहला मतलब अभी हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये समझ लेना, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इसको सॉल्व करें। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग बात करेंगे 0 से 30 मिनट में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अगर तुम लोगों को कहानी याद हो तो 2.5 किलोमीटर था जो डिस्टेंस ट्रैवल करना था, तो डिस्प्लेसमेंट था 2.5 किलोमीटर, और जो स्पीड था उसका वो था 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड था, ये अपने को क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा कि उसको वहाँ से मतलब अपने घर से मार्केट पहुँचने में कितना समय लगा। तो डिस्प्लेसमेंट 2.5, स्पीड 5, तो ये आ जाएगा 1/2 आवर। 1/2 आवर कहने का मतलब 30 मिनट। मतलब वो क्या हुआ, अपने घर से मार्केट पहुंचा कितने देर में, 30 मिनट में। ये अपने को मतलब 0 to 30 मिनट का सिचुएशन बताना है, तो 30 मिनट में वो कहाँ पहुंचेगा, मार्केट पहुंचेगा। तो अगर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका 2.5 किलोमीटर का, कितने समय हुए 30 मिनट में। ये किलोमीटर या मिनट में, इसको आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, ऊपर जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई, या फिर 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर चला जाएगा 60 आ जाएगा ऊपर। तो कुल मिला के जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 5 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आ गया क्या, वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, 0 से 30 मिनट में वेलोसिटी आया। अब हम निकालते हैं 0 से 50 मिनट में। तो देखो ये हमको पता चल गया सिचुएशन, इसको साफ करते हैं। ये हमको पता चल गया कि 0 से 30 मिनट में वो मार्केट पहुंचा, मतलब घर से निकला मार्केट पहुंचा, और यहाँ से मार्केट पहुंचने में जो उसको समय लगा, कितना समय लगा, 30 मिनट लगा, ठीक है, क्योंकि उसका स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर जाने का, ठीक है। अब आने का जो स्पीड है वो है 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से हमको 50 मिनट का बात करना है, तो हम जानना चाहते हैं इस स्पीड से वो 20 मिनट में कहाँ पहुँचेगा, ठीक है। स्पीड इतना है, टाइम अपने को 20 मिनट लेना है, क्योंकि 30 मिनट तक का कहानी देख लिया, टाइम अपने पास 20 मिनट। तो हम लोग निकालना चाहते हैं डिस्टेंस कितना होगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है अपने पास 7.5 और टाइम है अपने पास 20, इसको चेंज कर देंगे 60, मतलब आवर में आ गया ये। तो कुल मिला के अपने को जो मिल जाएगा 1/3, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 किलोमीटर।
ये मिल गया अपने को 20 मिनट में 1.5 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा। और ये जो पूरा लंबाई है वो है 2.5 किलोमीटर का। ये जो पूरा लंबाई है वो है 2.5 किलोमीटर का। वो कितना ट्रैवल कर लिया, बचे हुए 20 मिनट में वो ट्रैवल कर लिया 1.5 किलोमीटर। मतलब अब हम दूसरे सिनेरियो का बात करें 0 से 50 मिनट में, और हम सब क्या निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, अब हम ये वाला कहानी साफ करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो अगर इनिशियली वो यहाँ था और फाइनली वो यहाँ पहुँचा है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का गैप देखेंगे ना। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, 1 किलोमीटर। हमको टोटल थोड़ी स्पीड निकालते तो टोटल लेते, वेलोसिटी निकालना है तो फिर डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियली यहाँ था फाइनली यहाँ पहुँचे, तो जो डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, 1 है। जो टाइम है कितना है, 50 मिनट है। मिनट को चेंज करेंगे और में तो ऊपर चला जाएगा 60, तो 60, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 655 किलोमीटर पर आवर है। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देख के, मतलब 0 से 50 मिनट में अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो वो इतना आ जाएगा। सेम कहानी अगर 0 से 40 मिनट में निकालना है वेलोसिटी, तो जब 0 से 40 मिनट में वेलोसिटी निकालना है तो इसी कहानी को फिर से देखा जाएगा। तो अब ये जो लौट रहा है, जैसे देखो 30 मिनट में तो पहुंचा, जो लौटेगा तो 10 मिनट चलेगा। 10 मिनट चलेगा मतलब ये जो 20 हम लोग लिए थे, 20 मिनट एक्स्ट्रा लिए थे, उसी को चेंज करके अपने को बस करना है 10। ठीक है, ये हो जाएगा 10। और जब इसको सॉल्व करें, 0 से 0 मारेंगे, 6 से इसको मारेंगे तो कितना आने लगेगा, तो 6 से इसको मार दिया जाए तो 6 से कितने बार में जा रहा है, 1 टाइम्स, फिर ये हो गया कैरी 15, तो ये हो गया 0.2 और 3, तो 1.25 लगभग आ रहा है, 1.25 किलोमीटर। तो जब बचा हुआ जो 40, जैसे देखो 40 मिनट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये तो पता चल गया अपने को 30 मिनट में यहाँ पहुँचा, बचे हुए 10 मिनट में वापस आ रहा, और वो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1.25 किलोमीटर। टोटल था अपने पास 2.5, वो ट्रैवल कर लिया 1.25, मतलब और 1.25 बचा ही है उसके पास। तो इस केस में, मतलब इस वाले केस में अगर हम लोग बात कर लेंगे कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो उस केस के लिए वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इस केस में 1.25 होगा, और ये किलोमीटर है, और टाइम कितना 40 मिनट, तो 40 मिनट को चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 मार दिए, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, अब 2 से इसको मारेंगे तो कितना आ जाएगा 0.675 मल्टीप्लाई बाई 3, और कुल मिला कितना है 15 कैरी 1 22 2 18 20, मतलब 2.025 मीटर पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, स्पीड वेलोसिटी आ जाएगा। और ये वेलोसिटी किसके लिए आ जाएगा, 0 से 40 मिनट के लिए आ जाएगा। तो तीनों सिचुएशन में बात हम क्या कि तीनों सिचुएशन में हम लोगों को क्या देखना है, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी के लिए देखना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो 0 से 30 में तो इनिशियल पोजीशन होम था और मार्केट था, तो यहाँ हो गया। 0 से 50 में इनिशियल पोजीशन तो होम था, लेकिन वो मार्केट से लौट आया, लौटने का स्पीड क्या था 7.5 किलोमीटर। तो जो 30 मिनट के बाद बचा हुआ 20 मिनट है, मतलब 50 मिनट बचा हुआ जो 20 मिनट है, उसमें वो कितना ट्रैवल किया, तो उसमें ट्रैवल किया था शायद 1.5, और 1.5 को जब हम माइनस करेंगे तो 1 बचता, फिर 1 से लेकर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सेम अगर 0 से 40 मिनट के लिए बात करेंगे तो 30 मिनट में तो मार्केट पहुंचा, जो बचा हुआ 10 मिनट में उसमें रिटर्न आ रहा था, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया वो 1.25। तो जो इस केस में वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो माइनस करके हम लोग निकाल लें। अब अगर स्पीड निकालना है तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग को हर बार लेना पड़ेगा टोटल पाथ लेंथ, ये तुम लोग निकालेगा, हम बस टोटल पाथ लेंथ। जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ गया कितना 2.5 किलोमीटर, फिर जब ये लौट रहा है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को इसमें टोटल पाथ लेंथ लेना। तो 2.5 किलोमीटर गया, फिर 1.5 है, तो सबको हम ऐड करके लिखेंगे, और टाइम ड्यूरेशन तो ये रहना 30 मिनट 50 मिनट 40 मिनट, क्योंकि समय तो वही लगना है। तो इसको एक बार खुद से ट्राई करना, और काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो आप फिलहाल यहीं बंद करते हैं वीडियो, और जो बचा हुआ NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और इसी तरीके से अपना सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर तो भले कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन सीख क्या रहा, तुम लोग समझ क्या रहा, कर क्या रहा, ये खुद तुम लोग को देखना पड़ेगा। अगर किसी को बार बार मोटिवेशन का ज़रूरत है तो फिर उसका जीवन एकदम बेकार है, क्योंकि मोटिवेशन से जीवन नहीं चलता, सच्चाई से चलता है। तो सच्चाई को मानो और पढ़ाई लिखाई शुरू करो और कुछ करने का प्रयास करो, ठीक है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो, फिर राम राम।